Welcome friends in today's session of Business Regulatory Framework. Myself Professor Bharat Basrani. Friends, we are dealing with Unit 2, Indian Contract Act 1872. General contracts is what we are discussing and whose weightage is 25%. We are dealing with the last chapter of Unit 2, remedies for breach of contract. Various types of remedies is what we have discussed. Means in case of any loss occurred to the party, that is the aggrieved party, they can recover that loss, that damages as compensation by following different rules of various rules of damages, such as ordinary damages, special damages, indirect loss, and so on. Today we are going to discuss a very important concept, that is anticipatory breach of contract. Why the necessity of claiming damages are occurred or arises. The reason is breach of contract. हमें डैमेजेस क्लेम करने की नौबत ही क्यों आती है सर? क्योंकि दो में से एक पक्षकार गद्दारी करता है, ब्रीच करता है, जो वादा किया वो निभाता नहीं है। तो दो स्वरूप के ब्रीच होते हैं, एक होता है एक्चुअल ब्रीच और दूसरा होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीच जो हमने ऑलरेडी मेथड्स में पढ़ा है, मेथड्स टू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां हमने दो प्रकार के ब्रीच पढ़े थे, एक एक्चुअल ब्रीच और दूसरा है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? जिस दिन परफॉर्मेंस देना है उसी दिन ब्रीच करते हैं, तो उसे एक्चुअल ब्रीच कहते हैं। ब्रीच डन बाय द पार्टी ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। One of the party refused to perform on the actual date of performance on the due date of performance, that is called actual breach. 1 सितंबर को परफॉर्म करना होता है और 1 सितंबर को ही एक पक्षकार मना कर देता है परफॉर्म करने से। ही मेक्स refusal of performance on the date of performance, due date of performance, that is actual breach. अब एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है वो आज हम समझने हैं डिटेल पे। व्हाट इज इसका शॉर्ट नोट, आपको शॉर्ट नोट के तौर पे पूछा जाता है या फिर अपने हिसाब से ट्विस्ट करके जैसा पेपर सेटर ने पूछना हो, राइट्स के हिसाब से पूछ लेते हैं, रेमेडीज के हिसाब से पूछ लेते हैं, लायबिलिटीज के हिसाब से पूछ लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से पूछ लेते हैं, ड्यूटीज क्या है पार्टीज की, इस तरीके से ट्विस्ट करके भी पूछ लेते हैं। तो आपने जवाब यही लिखना है। चलिए, तो सबसे पहले एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इस पर सेक्शन 39 थोड़ी डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं अच्छे से। Section 39 of Indian Contract Act reads anticipatory breach of contract as when a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract. दो पक्षकार होते हैं, तुमको पता है, प्रोमिसर और प्रोमिसी। जहां प्रोमिसर क्या कर रहा है सर? रिफ्यूज टू परफॉर्म। फर्स्ट पार्टी जो है, प्रोमिसर जो है, जिससे परफॉर्मेंस देना है, द पर्सन हु परफॉर्म्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड प्रोमिसर। प्रोमिसर परफॉर्मेंस देने से मना कर देता है, इनकार करना यानी रिफ्यूज टू परफॉर्म, रिफ्यूजल है, मना कर देता है, इनकार कर देता है कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। ये एक रीजन हो सकता है। यहाँ तो वो कहता है डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी। जो संपूर्ण प्रॉमिस उसने दिया है, जो संपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा का पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसको वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म, ही डिसेबल्ड हिमसेल्फ। उसने वो सिचुएशन खुद क्रिएट की होती है जहां वो परफॉर्म करना भी चाहता है लेकिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने ही वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट सिचुएशन कर दी। वो खुद ही उसका कारण है। तो शायद परफॉर्म करना भी चाहे तो बाद में नहीं कर सकता, ऐसा अपने आप को डिसेबल कर लेता है, तो वहां पॉसिबिलिटी नहीं है परफॉर्मेंस की। सो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म नहीं कर पाता, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। और इस सिचुएशन में प्रोमिसी के पास क्या उपाय है? प्रोमिसर अगर ब्रीच करता है तो व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू द प्रोमिसी? प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे प्रोमिसी कॉन्ट्रैक्ट का अंत ला सकता है, unless he has signified by words or by conduct his acquiescence, that is willingness in its continuance. So ये एक कंटिन्यूटी की बातें हैं। अगर प्रोमिसी डिसाइड करता है कि तुरंत अंत लाना है तो वो तुरंत अंत ला सकता है, या तो वो चाहता है कि भाई मुझे कंटिन्यूस सेंस में आगे बढ़ना है,
कॉन्ट्रैक्ट चालू रखना है और वेट करना है शायद प्रोड्यूसर परफॉर्म करे, तो वो भी पॉसिबल है। सिग्निफाइड मीन्स उसने कम्युनिकेट किया है, प्रॉमिस ही कह रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट का अंत नहीं लाऊंगा, मैं वेट करूंगा, हो सकता है डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक शायद आप परफॉर्म कर दो या उस दिन आप परफॉर्म कर दो। ठीक है, यानी ये एक तरीके से एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या हो गया, प्री डेटेड ब्रीच हो गया। एग्जाम्पल से आगे समझेंगे। Sonu, who is a singer, enters into a contract with Monu, the manager of theatre, to sing at his theatre 2 nights in every week during next 3 months. Monu agrees to pay him rupees 5,000 for each performance. On the 8th night, Sonu willfully absents himself from the theatre. Monu is at liberty to put an end to the contract. कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पक्षकारों के बीच में। सोनू एक सिंगर है और मोनू जो एक थिएटर का मैनेजर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हफ्ते में 2 बार नाइट में गाना गाना है। 3 महीने तक ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। सो एवरी वीक ट्वाइस इन द नाइट ही सपोज टू सिंग। एक हफ्ते में 2 बार रात को गाना गाना है क्लब के अंदर, मान लेता थिएटर में। 3 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट। मोनो एग्रीज टू पे हिम 5,000 फॉर ईच परफॉर्मेंस। सब डिसाइड हो गया, ऐसे करना है, 5,000 आपको एक शो का मिलेगा। ऑन द 8th नाइट जो 8वां फंक्शन था, वो सोनू विलफुली एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द थिएटर। जानू ये सोनू जो है वो जानबूझ के एब्सेंट रहता है, परफॉर्म नहीं करता है। ही रिफ्यूज टू परफॉर्म, उस दिन एब्सेंट रहता है, छुट्टी ले ली यूं समझ लीजिए। अब मोनू क्या कर सकता है इस सिचुएशन में? मोनू इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे मोनू को डिसाइड करना है मुझे क्या करना है। ये कंटिन्यूअस सेंस में कॉन्ट्रैक्ट है। अब 8th को अगर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो मोनू को डिसाइड करना है कि बस ये एब्सेंट क्यों हुआ, अब मुझे इसके साथ आगे कंटिन्यू नहीं करना है। यहीं पे वो कॉन्ट्रैक्ट का अंत ला सकता है। ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये एक ऑप्शन मोनू के पास अवेलेबल है। मोनू यानी प्रॉमिसी, प्रॉमिसी क्या कर सकता है? तुरंत अंत ला सकता है कॉन्ट्रैक्ट का, जो ला सकता है। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है। एक ही बार एब्सेंट हुआ है ना, कोई बात नहीं, गाता अच्छा है, चलने दो। प्रैक्टिकल सोचने की जरूरत है इस सिचुएशन। एक बार गलती हो गई तो चलने दो, इसमें क्या हो गया, होता है कभी। इफ मोनू परमिट्स, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इफ मोनू परमिट्स सोनू टू सिंग ऑन द 9th नाइट, 8th को नहीं आया लेकिन अगली नाइट को आता है, और मोनू अगर उसको परमिट करता है, ठीक है गाओ, मोनू हैज सिग्निफाइड हिज विलिंगनेस इन द कंटिन्यूअंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये दूसरा ऑप्शन। वो चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहे, भले एक एक नाइट परफॉर्म नहीं किया, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिकली सोचना है। अगर वो अच्छा गाता है तो एक आध छुट्टी की है तो चलने दो। जैसे हमारे घर पे मेड होती है तो महीने में एक आध छुट्टी तो उसकी भी है, वो ले ही लेती है, लीगल है समझ लीजिए। उसका ये मतलब नहीं कि उसको नौकरी से निकाल दें, चलता है। उतना तो अभी बैलेंस करना पड़ता है। तो मोनू हैज सिग्निफाइड हिज विलिंगनेस इन द कंटिन्यूअंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसने कॉन्ट्रैक्ट चालू रखा है, उसने अपनी इच्छा दर्शा दी है। अगर 9th को परफॉर्म करने दे रहा है तो इम्प्लाइडली उसने अपनी इच्छा दर्शा दी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट चालू रखना चाहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना चाहता। तो आपके ऊपर है। एज अ प्रोमिसी, इफ यू वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट ऑन इन केस ऑफ ब्रीच, यू कैन कैंसिल। इफ यू डोंट वांट टू कैंसिल, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू भी कर सकते हैं। He cannot now put an end to it, but he is entitled to compensation for the damages sustained by him through Sonu's failure to sing on the 8th। हाँ, 8th नाइट में जो उसने परफॉर्मेंस नहीं किया, उसके लिए अगर वो चाहे तो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है, अगर मोनू को नुकसान होता है तो। अगर वो एब्सेंट रहता है, एक बार एब्सेंट रहता है और उससे अगर प्रोमिसी को कुछ नुकसान होता है तो वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने का ऑप्शन उसके पास 9th नाइट से पहले का था। इतना ही टाइम था, अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना था तो 8th नाइट से लेकर 9th नाइट तक का समय उसके पास था। तब वो कॉन्ट्रैक्ट इन इंटरिम पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकता था। लेकिन 9th नाइट को अगर परफॉर्म करने दे दिया, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मोनू नहीं कर सकता। फिर 3 मंथ्स जो टाइम रखा गया है, वो 3 मंथ्स तक आपको कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस लेना पड़ेगा। तो अब सरल शब्दों में समझ लेते हैं। In other words, anticipatory breach of contract occurs when a party cancels the contract before the time fixed for its performance, or when a party by his own act disables himself absolutely from performing the contract। ये सरल शब्द है।
देखिए दो सिचुएशन है, एक जो डेट फिक्स की गई है उस डेट से पहले परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने की जो डेट है उस डेट से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी ब्रीच, यानी प्री मेडिटेटेड ब्रीच हो गया एक तरीके से, प्रायर ब्रीच हो गया बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि आप परफॉर्म करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। अब इसको उदाहरण से हम कंपेयर करके समझ लेते हैं। जेके कॉन्ट्रैक्ट्स टू सप्लाई आरके विद सर्टेन आर्टिकल्स ऑन 21st December। जेके कॉन्ट्रैक्ट्स टू सप्लाई आरके विद सर्टेन आर्टिकल्स ऑन 21st December। जेके यहाँ प्रोमिसर है, जेके प्रॉमिस करता है प्रोमिसी आरके को कि भाई वो उसको गुड सप्लाई करेगा 21st December को। ठीक है, सिंपल है। ऑन 30th November यानी 30 नवंबर को ही इन्फॉर्म्स, यानी जेके इन्फॉर्म्स आरके दैट ही विल नॉट बी एबल टू सप्लाई द गुड्स। आप समझिए अब अच्छे से, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, आप समझना अच्छे से। ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कब देना है, 21st December को परफॉर्म करना है। ठीक है, इनकार कब किया जा रहा है, ही विल नॉट बी एबल टू सप्लाई द गुड्स, मना कब कर रहे हैं, क्या 21st December को मना किया जा रहा है, नो सर। ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस को मना किया जा रहा है, नो सर। अगर 21st December को ही इनकार कर दिया जाए परफॉर्म करने से तो वो एक्चुअल ब्रीच हो जाता है। ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस promiser makes breach, he refused to perform on the due date of performance, then in that case that is actual breach। लेकिन 21st December से अगर पहले की कोई डेट पे परफॉर्मेंस देने से मना कर दिया जाए, जैसे कि 30 नवंबर को ही मना कर देता है, जेके प्रोमिसर रिफ्यूज टू परफॉर्म ऑन 30 नवंबर ओनली, आरके को मना कर देता है कि भाई मैं 30 नवंबर को ही तुम्हें बता देता हूँ कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको गुड सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। That is called anticipatory breach of contract, prior breach of contract, predated anticipatory यानी predated breach of contract, यानी समय से पहले ही आपने ब्रीच कर दिया। ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले जो ब्रीच होता है उसको एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले आप पहले से ही मना कर देते हो, भाई वेट मत करना, मैं आपको माल नहीं दे पाऊंगा, मैं अभी बता देता हूँ। तो 21 दिसंबर तक आपने वेट करने की जरूरत नहीं, मैं 30 नवंबर को ही आपको बता देता हूँ दैट आई एम नॉट गोइंग टू सप्लाई यू गुड्स, अब अपना दूसरा अरेंजमेंट देख लीजिए। तो ये होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर जब बंदा एंटीसिपेटरी ब्रीच कर दे, प्रोमिसर ब्रीच कर दे, तो प्रोमिसी के पास क्या रेमेडी है, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल विद प्रोमिसी। प्रोमिसी क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, when a party to a contract refuse to perform his part of the contract before the actual date of performance, in the event of an anticipatory breach the promisee shall have two options। प्रोमिसी के पास दो उपाय। अगर कोई बंदा एंटीसिपेटरी ब्रीच करता है, मींस बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस, बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस promiser refused to perform his part of promise, then what will happen, what are the remedies available, what is the solution available with the promisee। promisee के पास क्या ऑप्शंस है, तो पहला ऑप्शन है he may elect to cancel the contract, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ना करे, चालू रखें। तो दो ऑप्शन, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे या तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, सिंपल दो ऑप्शन। डिटेल में समझते हैं। उपाय नंबर एक, रेमेडी नंबर वन, सॉल्यूशन नंबर वन, ही में इलेक्ट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। इन द इवेंट ऑफ एन एंटीसिपेटरी ब्रीच द promisee has the right to cancel the contract and sue for damages for breach of contract without waiting until the due date of performance। कुछ लोग बहुत उतावल उतावल दर्शाते हैं, बहुत ही उसमें क्या होता है, क्विकनेस वाले होते हैं कि तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, और कुछ लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं, चट मंगनी पट बिया, ऐसे वाले होते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को परफॉर्मेंस देना था, जैसे पिछले एग्जाम में था कि जेके ने परफॉर्मेंस देना था 21 दिसंबर को, लेकिन आरके को जेके 30 नवंबर को ही बता देता है कि भाई मैं परफॉर्मेंस दे नहीं पाऊंगा, मैं आपको गुड्स सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे ही 30 नवंबर को जेके ने आरके से कहा कि भाई मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा, तो 30 नवंबर को ही आरके क्या कर सकता है, 30 नवंबर को ही प्रोमिसी यानी कि आरके
ये डिसाइड कर सकता है कि बस अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है तो मैं कैंसिल कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट, और मुझे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाऊंगा उससे, तुरंत फैसला ले लेते हैं। वो 21 दिसंबर तक वेट नहीं करेंगे, शायद 21 दिसंबर को माल सप्लाई किया जाए, भले अभी वो अभी मना कर रहा है, लेकिन 21 दिन में शायद वो कुछ परिवर्तन आ जाए या उसे गुड्स मिल जाए और वो मुझे सप्लाई कर दे। वेट एंड वॉच नहीं करते हैं वो लोग, तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो ये पहला ऑप्शन है प्रोमिसी के पास कि वो तुरंत फैसला ले लेते हैं। दे हैज अ राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ब्रीच। जैसे ही ब्रीच किया जाता है उसी दिन वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, और दे कैन क्लेम डैमेजेस ऑल्सो। अगर कोई नुकसान होता है उसी दिन अगर वो मार्केट से वो चीज़ खरीदते हैं और महंगी मिलती है और प्रूफ रखते हैं, तो वो अपना ऑर्डिनरी डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होता है हम ऑलरेडी समझ चुके हैं रूल्स ऑफ डैमेजेस में, डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। चलिए, तो ये डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। दो ऑप्शंस हैं, यानी दो राइट मिलते हैं प्रॉमिसी को। एक, कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली, तुरंत, और डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। और वेट नहीं करना है ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी 21 दिसंबर तक वेट नहीं करना है, 30 नवंबर को या फैसला कर सकते हो क्या करना क्या है। So if the promisee elects to cancel the contract and even though the time of performance has not arrived, he may treat the contract terminated and can sue for damages. तो प्रोमिसी के पास सिंपल सा ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। एक, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, भले डेट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस नहीं आया है, 21 दिसंबर नहीं हुआ है, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले। अगर वो ब्रीच कर सकता है, प्रॉमिसर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर सकता है, तो प्रॉमिसी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता है। अगर उसने ब्रीच किया प्रॉमिसर ने, तो प्रॉमिसी भी क्यों छोड़े, चल मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ और मुझे ये नुकसान हुआ है भरपाई कर, सीधा उसके ऊपर केस। एंड ही कैन क्लेम डैमेजेस एज कॉम्पेंसेशन। ये पहला विकल्प है हमारे पास, पहला उपाय है। एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, बहुत ही तगड़ा केस है, यही केस के बेसिस पे हम ये रेमेडी की चर्चा कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग रेमेडी ऑन दिस बेसिस ओनली। सो रेमेडी नंबर 1 एंड रेमेडी नंबर 2 इज टोटली बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर केस, फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट 1872 का केस है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है। इसी के बेसिस पे ये उपाय डिसाइड किए गए हैं। तो केस समझते हैं, बहुत ही मस्त केस है। Knight promised to marry Frost after the death of Knight's father। समझना अच्छे से, नाइट ने वादा किया फ्रॉस्ट से मैरिज करने का, और नाइट ये वादा कैसे कर रहा है कि उसकी फादर की डेथ होगी, नाइट के फादर की डेथ होगी, तब वो मैरिज करेगा फ्रॉस्ट के साथ। फादर स्टिल लिविंग, Knight announces his intention of not fulfilling his promise on the father's death and broke off the engagement। देखिए, एक पहले तो वादा कर दिया कि भाई मेरे, नाइट ने क्या कहा फ्रॉस्ट से कि भाई मेरे फादर की डेथ होगी तब मैं तुमसे शादी करूंगा। फ्रॉस्ट से कहता है, फादर जिंदा है, फादर मरे नहीं है, फादर जिंदा है, और वो जिंदा है, और के अनाउंस करता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ही इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, मना कर देता है, रिफ्यूजल, ही डिनाइज टू परफॉर्म। वो कहता है अगर मेरे फादर की डेथ भी हो जाएगी तो भी मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, यानी कि मैं, नाइट फ्रॉस्ट से शादी नहीं करेगा। वो एंगेजमेंट तोड़ देता है, सगाई हुई है वो भी तोड़ देता है, वो मना कर देता है। अल्टीमेटली नाइट मेक्स ब्रीच, ही रिफ्यूज टू परफॉर्म बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, फादर्स डेथ, फादर्स की डेथ हुई नहीं है, उससे पहले ब्रीच किया जा रहा है, एंटीसिपेटरी ब्रीच है ये। फादर, sorry, Frost, without waiting for case father death at once brought action for breach। मुद्दा ये बनता है, क्या फादर की डेथ हो तब तक फ्रॉस्ट वेट करे कि नहीं, शायद नाइट ने जो मना कर रहा है, अभी इनकार कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, शादी करने से मुझे मना कर रहा है, शायद फादर की डेथ हो जाए तो वो शादी कर ले। दो है, या वेट नहीं करना है। पॉइंट ये बनता है कि फादर की डेथ नहीं हुई है और नाइट ने ब्रीच किया है, तो क्या फ्रॉस्ट वेट करे फादर की डेथ हो फिर केस करे, या तुरंत केस करे। तो मैंने कहा वैसे प्रोमिसी के पास दो उपाय है। पहला उपाय क्या है, जैसे ही ब्रीच हुआ तुरंत केस कर सकते हैं, यू कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। तो फ्रॉस्ट के पास उपाय है,
विथआउट वेटिंग फॉर नाइट्स फादर दैट एट वंस ब्रॉट एक्शन फॉर ब्रीच, यानी फ्रॉस्ट ने केस कर ही दिया नाइट के ऊपर कि आपने ब्रीच किया है, तो फ्रॉस्ट वेट नहीं करेगी कि भाई फादर की डेथ हो तब तक मैं वेट करूं फिर केस करूं, नहीं, आप तुरंत एक्शन भी ले सकते हैं, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले भी आप केस कर सकते हैं। It was held that judgment क्या, it was held that although the time for performance of the contract had not arrived, Frost was entitled to sue for breach of promise to marry। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले आप केस कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या है, प्रॉमिसर ड्यू डेट से पहले अगर ब्रीच कर सकता है तो प्रॉमिसी क्यों नहीं, प्रॉमिसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, कर सकता है, और साथ साथ में डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है, क्या कोर्ट में जाके केस किया जा सकता है, क्या प्रॉमिसर ने जो ब्रीच किया उसके सामने हम लीगल एक्शंस ले सकते हैं बिफोर ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, बिल्कुल। वो ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस से ब्रीच कर सकता है तो हम लीगल एक्शन क्यों नहीं ले सकते, हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हैं एज अ प्रॉमिसी, एंड इवन वी कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। दो ही चीजें हैं अंदर, अच्छे से समझ जाइए। पहला उपाय था तुरंत फैसला करो, अगर कोई ब्रीच करता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, डैमेजेस क्लेम करो, ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय क्या है, व्हाट इज द सेकंड रेमेडी, व्हाट इज द सेकंड रेमेडी, वेट एंड वॉच वाला है, कछुए जैसा है, आराम से बैठे रहो, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस का वेट करो, उसमें रिस्क है, खतरनाक रिस्क है, अभी चर्चा करेंगे। सेकंड ऑप्शन है द promisee is the second option, second solution, second remedy that he may not elect to cancel the contract, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता है promisee, ये दूसरा उपाय है। पहले में तुरंत क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है और डैमेजेस क्लेम कर देता है, बात खत्म करो, आपने ब्रीच किया, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूं और मेरा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो, चलो बात खत्म करो, रात गई बात गई, चटमंगनी पट गया, तुरंत फैसला लो, क्विक डिसीजन। अभी यहाँ थोड़ा कछुए की चाल चलना है, यानी आप यहाँ वेट करते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं, वेटिंग गेम खेल रहे हैं। हो सकता है शायद प्रॉमिसर ड्यू डेट को परफॉर्म कर दे, पहले भले मना कर रहा हो कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है कुछ हृदय परिवर्तन हो जाए कि नहीं मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ब्रीच नहीं करना चाहिए था, मुझे परफॉर्म करना चाहिए था, शायद उस दिन परफॉर्मेंस दे दे। ऐसा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन सेकंड रेमेडी में है। इन द इवेंट ऑफ एन एंटीसिपेटरी ब्रीच, द promisee has the right not to cancel the contract। promisee डिसाइड करेगा, पहला डिसीजन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, दूसरा डिसीजन क्या है उसका कि भाई मैं करार का अंत नहीं ला रहा हूँ। promisee has a right not to cancel the contract, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, भले प्रॉमिसी ने कैंसिल कर दिया है, ब्रीच कर दिया है प्रॉमिसर ने, लेकिन प्रॉमिसी डिसाइड करता है कि भले उसने गद्दारी की है, उसने भले कैंसिल कर दिया है, ब्रीच किया है, लेकिन मैंने ब्रीच नहीं किया अभी तक, अभी भी ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं आई है, मैं कॉन्ट्रैक्ट चालू रखूंगा। ही मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव, मैं कॉन्ट्रैक्ट चालू रखूंगा एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, मैं वेट करूंगा शायद प्रॉमिसर परफॉर्मेंस दे दे ड्यू डेट को, एंड देन होल्ड द अदर पार्टी लायबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था आर के और जेके वाला, जेके प्रॉमिसर था, आर के प्रॉमिसी, ठीक है। जेके ने 21 दिसंबर को परफॉर्मेंस की बात की थी, लेकिन जेके खुद 30 नवंबर को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। अब यहाँ पे दो उपाय है, 30 नवंबर को आप प्रॉमिसी एज अ प्रॉमिसी 30 नवंबर वो डिसाइड कर सकता है कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट अभी तुरंत कैंसिल कर देता हूँ, डैमेज क्लेम कर लेता हूँ, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आरके के पास, आरके वेट कर सकता है कि नहीं 21 दिसंबर तक मैं वेट करता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव रखता हूं, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं। जेके ने भले कैंसिल कर दिया, वो भले ऐसा कहता हो कि मैं माल नहीं दूंगा, लेकिन आरके वेट करता है टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, 21 दिसंबर तक आरके वेट कर रहा है, प्रॉमिसी वेट करता है कि भाई आया आई आई ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव, मैंने कॉन्ट्रैक्ट चालू रखा है और मैं वेट करूंगा टिल द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, टिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, और वो कितनी है 21 दिसंबर, 21 दिसंबर तक मैं वेट करूंगा। अगर 21 दिसंबर को प्रॉमिसर परफॉर्म नहीं करता है तो फिर मैं उसके ऊपर केस करूंगा और फिर उस दिन मैं उससे क्लेम करूंगा, यानी तुरंत फैसला नहीं ले रहा है, फिर भी उसे एक चांस दे रहा है, मौका दे रहा है कि भाई देख लो अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, आपको लगे 21 दिसंबर को आप माल सप्लाई कर सकते हो तो जरूर करिएगा, अगर आपने 21 दिसंबर को सप्लाई नहीं किया तो फिर मैं आप पे केस करूंगा। ये दूसरा ऑप्शन है हमारे पास।
सो वाइल इफ द प्रोमिसी इलेक्ट्स नॉट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें रिस्क है, प्रोमिसी के ऊपर रिस्क है। अगर वो ऐसा वेट एंड वॉच करता है तो प्रोमिसी के लिए रिस्क भी है। तुरंत फैसला ले लेते हो तो सेफ गेम है आपके लिए, लेकिन अगर आप वेट एंड वॉच गेम खेलते हो तो उसमें एक रिस्क है, वो रिस्क अभी नीचे आएगा, इम्पॉसिबिलिटी वाला। While if the promisee elects not to cancel the contract shall remain alive for the benefit of both the parties. एक ने ब्रीच किया है, दूसरे ने, यानी एक ने कैंसिल किया है, प्रोमिसर ने कैंसिल किया है, प्रोमिसी ने अभी तक उसका कैंसिलेशन स्वीकार नहीं किया है, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट चालू ही रखा है अपनी तरफ से। फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ, दोनों के फायदे के लिए उसने चालू रखा है कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा माना जाता है। अगर एक ब्रीच करता है, दूसरा उस ब्रीच को स्वीकार नहीं करता है, उस कैंसिलेशन को स्वीकार नहीं करता है, तब तक कॉन्ट्रैक्ट का अंत नहीं है। कैंसलेशन भी म्यूचुअली होना चाहिए, हमने पढ़ा है म्यूचुअल, म्यूचुअल डिस्चार्ज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली, कैंसलेशन भी म्यूचुअली होना चाहिए। एक ने कैंसिल किया बात नहीं खत्म होती, दूसरे ने भी एग्री करना है कैंसलेशन के लिए। अगर दूसरा एग्री नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्ट चालू ही रहता है। बट ड्यूरिंग द डेट ऑफ ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट चालू रखा है, ड्यूरिंग द डेट ऑफ ब्रीच एंड द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, प्रॉमिसर ने मना कर दिया था ना 30 नवंबर को मैं परफॉर्म नहीं करूंगा 21 दिसंबर को, तो वो है ड्यूरिंग द डेट ऑफ ब्रीच एंड ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ये 21 दिन का जो गैप है इंटरिम पीरियड, उसकी बात हो रही है। इस 21 दिन में कोई घटना घट जाए तो, इफ एनी इवेंट हैपेंस, कोई घटना घट जाए तो, विच रिजल्ट्स इनटू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म फॉर प्रोमिसर, कोई घटना घट जाए कि जिससे प्रोमिसर परफॉर्म भी करना चाहे तो ना कर पाए। कोई कुदरती आफत आ जाए, मान लीजिए मकान बेचने की बात थी और अर्थक्वेक हो जाए, भूकंप आ जाए, मकान गिर जाए, मकान जो देना था वो अब ना दे पाए, तो प्रोमिसर चाहे तो भी परफॉर्म नहीं कर सकता है ऐसी सिचुएशन में, ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। कारण है और कारण जेन्यून है, देन द प्रोमिसी शैल लूज हिज राइट टू सू फॉर डैमेजेस। अब प्रोमिसी अपना हक यहाँ पे घुमा देता है। अगर प्रोमिसर के लिए परफॉर्म करना हो, भले उसने इनकार कर दिया था, फिर भी वो 21 दिन में अगर कोई घटना घट जाती है तो वो ये क्लेम कर सकता है इस तरीके से, भाई मैं वैसे तो परफॉर्म कर ही देता लेकिन क्या करूं, अर्थक्वेक हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अगर जेन्यून रीजन है तो फिर वहां पे प्रोमिसर कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज हो जाएगा, साथ साथ में प्रोमिस भी डिस्चार्ज हो जाएगा। और रीजन क्या है, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, जिसके हमने 5 जेन्यून रीजन पढ़ चुके हैं हम लोग। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, लीगल इम्पॉसिबिलिटी, फेलियर ऑफ प्री कंडीशन, ब्रेकआउट ऑफ वॉर, युद्ध की घोषणा हो जाए तो भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो वहां पे वो बच जाएगा प्रोमिसर, और प्रोमिसी को नुकसान हो जाएगा। प्रोमिसी अब डैमेजेस भी नहीं क्लेम कर सकता, यानी पहला ऑप्शन अच्छा है, तुरंत फैसला कर दो, तुरंत अगर वो ब्रीच करता है। अब देखो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी 100 में से एक ही कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा जहां इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, ये अब हमारा नसीब है, लकी है या अनलकी है। ऐसे दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, कोर्ट के चक्कर काटने से बेटर है कि भाई वेट एंड वॉच करो, एक मौका दो, सामने वाले ने गलती की है तो उसको सुधारने का मौका दो। प्रोमिसी वेट कर सकता है, शायद प्रोमिसर परफॉर्म कर दे, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस को 21 दिसंबर को माल दे दे, वेट कर सकते हैं, वेट करना हो तो। उदाहरण लेते हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया केस है, एवरी वर्सेस बाउडन, 1856 का ये केस है, एवरी वर्सेस बाउडन। देखते हैं इस केस में क्या होता। A agreed to load a cargo of wheat on B ship by a particular date. A means every. Every agreed to load a cargo. Cargo means goods of wheat on B ship by a particular date. अब कुछ माल लोड करना था, एवरी ने लोड करना था शिप के अंदर, ऑन बी शिप, बॉर्डन की शिप थी, उस शिप के ऊपर एवरी ने माल लोड करना था, गुड्स लोड करना था एक डेट को, पर्टिकुलर डेट को। When the ship arrived, जहाज आया, शिप अराइव्ड, ए रिफ्यूज टू लोड द कार्गो। देखो ब्रीच हुआ, शिप आ गई, जहाज आ गया, एवरी ने ब्रीच किया, एवरी रिफ्यूज टू लोड द कार्गो, एवरी ने रिफ्यूज कर दिया, मैं माल लोड नहीं करूंगा आपके जहाज पे। बट बी डिड नॉट एक्सेप्ट द रिफ्यूजल एंड कंटिन्यू टू डिमांड द कार्गो। बी ने इसका ये रिफ्यूजल एक्सेप्ट नहीं किया, बी ने दूसरा रेमेडी फॉलो किया, बी इज वेटिंग टिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। मान लीजिए जहाज 3 दिन तक पोर्ट पे खड़ा रहेगा, इस 3 दिन में माल लोड करना है, 3 दिन का समय है यूं मान लीजिए, लेकिन पहले दिन ही एवरी ने रिफ्यूज कर दिया, मान लेते हैं एवरी रिफ्यूज टू लोड द कार्गो बट बी डिड नॉट एक्सेप्ट द रिफ्यूजल।
बी के पास 3 दिन है, पहले दिन ही मान लीजिए ए रिफ्यूज कर देता है गुड्स को लोड करने से, लेकिन बी के पास, बी की शिप, बी का जहाज 3 दिन तक खड़ा है पोर्ट पे, 3 दिन तक का समय है माल लोड करने के लिए, यूं समझ लीजिए। पहले दिन ही जिसे माल लोड करना है ए नाम का बंदा वो मना कर देता है, लेकिन बी के पास 3 दिन है, वो वेट एंड वॉच करता है, वो उसका ये ब्रीच, ये कैंसिलेशन एक्सेप्ट नहीं करता है। बी कैंसलेशन एक्सेप्ट नहीं करता है, वो वेट एंड वॉच करता है, डिमांड करता रहता है, भाई माल दे दो, माल दे दो, लोड कर दो प्लीज, ब्रीच मत करो, नुकसान हो जाएगा वगैरह वगैरह। बिफोर द लास्ट डेट ऑफ लोडिंग हैड एक्सपायर्ड, यानी मान लेते हैं तीसरा दिन, बिफोर द लास्ट डेट ऑफ लोडिंग हैड एक्सपायर्ड अ वॉर ब्रेकआउट। देखिए मैंने कहा था ना कोई अनहोनी हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ ब्रेकआउट ऑफ वॉर हो गया। Before the last date of loading had expired, a war broke out, resulting into making the performance of the contract illegal. अब परफॉर्म भी करना चाहे, एवरी अगर गुड्स को लोड भी करना चाहे, 3 दिन के बीच में वॉर ब्रेकआउट हो गया, मान लीजिए दूसरे दिन ही वॉर ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, 3 दिन का समय था और इंट्रीम पीरियड में वॉर ब्रेकआउट हो गया। अब ये अगर परफॉर्म भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, अगर वो परफॉर्म करेगा, गुड्स लोड करेगा, तो वो इलीगल हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो यहाँ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है, अब ए चाहे तो भी परफॉर्म नहीं कर सकता। द कॉन्ट्रैक्ट हैज कम टू एन एंड बाय फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आ गया, ये परफॉर्म भी करना चाहे तो नहीं कर सकता है। एंड बी कैन नॉट सू ए फॉर डैमेजेस। बी ने एक्चुअली पहले बाउडन ने केस किया एवरी के ऊपर, फिर एवरी ने केस किया बाउडन पर, इस तरीके से केस हुआ था। पहले बाउडन ने केस किया कि भाई इसे माल देना था, इसने माल दिया नहीं, एंटीसिपेटरी ब्रीच किया है। फिर एवरी ने बाउडन पे केस किया, मैंने एंटीसिपेटरी ब्रीच नहीं किया है, मैं परफॉर्म करना चाहता था लेकिन मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्मेंस देना, क्योंकि वॉर ब्रेकआउट, और वो बच गया इस तरीके से। तो अल्टीमेटली नुकसान हुआ, किसे नुकसान हुआ? प्रॉमिसी को नुकसान हो गया, वेट एंड वॉच नहीं करना चाहिए था, तुरंत डिसीजन ले लेता तो बच जाता। तो इस तरीके से रूल्स फ्रेम हुए हैं कि अगर आप तुरंत डिसीजन ले लेते हैं तो आप सेफ है, लेकिन आप वेट एंड वॉच करते हैं और कोई अनहोनी हो जाए जिसकी वजह से प्रॉमिसर परफॉर्म भी करना चाहे तो नहीं कर सकता है, इफ देर इज एनी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, एंड देन इन दैट पर्टिकुलर केस if the doctrine of frustration is applicable due to valid reasons क्या है? breakout of war, destruction of subject matter, physical impossibility, etc. उसकी वजह से अगर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं तो वो वैलिड रीजन है, तो वहाँ पे फिर अल्टीमेटली प्रॉमिसी को भी नुकसान होगा, वो रिकवरी नहीं कर पाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस पे चलते हैं कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, व्हाट वुड बी द रिजल्ट, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस। एग्जाम देते हैं ना, एग्जाम देने के बाद हम रिजल्ट का वेट करते हैं ना, वैसी सिचुएशन है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी रिजल्ट का वेट होता है कि क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्या जजमेंट हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या रिजल्ट हो सकता है। इफ द promisee elects not to cancel the contract, दूसरा ऑप्शन, if the promisee elects not to cancel the contract but to treat the contract as still operative and wait for the time of performance, the consequences are as follows। अगर प्रॉमिसी दूसरा ऑप्शन इलेक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट चालू रखता है और परफॉर्मेंस की ड्यू डेट के लिए तक वेट करता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। अभी वैसे चर्चा की हमने, वही सिचुएशन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे भी, पहली कॉन्सिक्वेंसेस है, पहला रिजल्ट है, ऑपरेटिव फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों के फायदे के लिए ऑपरेटिव मानकर चल रहा है प्रॉमिस। एग्जांपल देते हैं, एक्स एग्रीज टू सेल सर्टेन गुड्स टू वाई, डिलीवरी टू बी गिवन एट द एंड ऑफ 30/11/22। एक्स इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स राइट्स टू वाई दैट ही विल नॉट डिलीवर द गुड्स। एक्स ने ब्रीच किया, 30/11 को माल देना है, एक्स ने मना कर दिया 30/11 को माल नहीं दे पाऊंगा। वाई डज नॉट एक्सेप्ट सच रिफ्यूजल ऑफ परफॉर्मेंस एंड अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म्स एक्स। वाई ये कैंसिलेशन एक्सेप्ट नहीं करता है, वो वेट करता है कि 30 नवंबर तक मैं वेट करूंगा, शायद वो परफॉर्म करे। एक्स एट द फिक्स्ड टाइम एक्स डिलीवर्स द गुड्स टू वाई। देखिए हृदय परिवर्तन हुआ, जिसने मना किया था माल देने से उसने 30/11 को माल दिया, गुड्स डिलीवर किए। एट द फिक्स टाइम ऑन 30/11 मीन्स एक्स डिलीवर्ड द गुड्स टू वाई, ठीक है, बट वाई रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम ऑन द ग्राउंड दैट एक्स हैड अर्लियर कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अब क्या, अब मान लीजिए आपने पहले, प्रॉमिसर ने पहले कैंसलेशन कर दिया कि मैं माल नहीं दूंगा,
फिर अब ड्यू डेट को अगर वो माल देने आता है तो क्या है, प्रॉमिस उसका कैंसलेशन कर सकता है? नहीं। यहाँ पे शब्द लिखा गया है कि ऑपरेटिव फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज। एक ने कैंसिल किया, दूसरे ने कैंसिलेशन एक्सेप्ट नहीं किया, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट चालू है, खत्म नहीं हुआ। आप उसको ऐसा सबक नहीं सिखा सकते कि भाई उसने प्री डेटेड कैंसिलेशन कर दिया है, 25 नवंबर को मना कर रहा था माल देने से, 30 नवंबर को माल लेके आएगा तब मैं मना कर दूंगा। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो आपने ब्रीच किया है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको नुकसान हो जाएगा एज अ प्रोमिसी। बट वाई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम ऑन द ग्राउंड दैट वाई हैड अर्लियर कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। तूने पहले कैंसिलेशन, वाई एक्स से कहता है तूने पहले कैंसिलेशन किया था, अब 30/11 को मैं कैंसिलेशन करता हूँ। ऐसे नहीं होता है, ऐसा वाई कैंसिलेशन नहीं कर सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चालू है। वाई अगर कैंसिल करता है कॉन्ट्रैक्ट को ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, जहां एक्स परफॉर्म करने के लिए रेडी है, अगर आप कैंसिल करते हो ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस तो उसे एक्चुअल ब्रीच माना जाएगा। और फिर वहाँ प्रोमिसी को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा प्रॉमिसर को। एक्स शीज वाई, एक्स ने वाई पे केस किया, प्रॉमिसर ने प्रोमिसी पे केस किया फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और मैं आपको बता दूं एक्स जीतेगा यहाँ, एक्स विल विन विद द रीजन दैट वाई हैड इग्नोर्ड द कैंसिलेशन ऑफ एक्स। जब वाई ने कैंसिलेशन की जब एक्स ने कैंसिलेशन किया था तब वाई ने एक्सेप्टेंस नहीं किया था कैंसिलेशन का, उसने कॉन्ट्रैक्ट चालू रखा था, तो कॉन्ट्रैक्ट चालू ही है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ। तो फिर आप क्यों कैंसिल कर रहे हो ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस? तो ये बात हुई थी, एक्स विल विन with the reason that Y had ignored the cancellation of X and had elected to treat the contract as operative. Contract is binding on both, दोनों के लिए ये बंधन करता है, लागू होता है, कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस देना चाहिए। एंड हेंस वाई इज लायबल टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम इसी तरीके से एक दूसरे से दुश्मनी निकालते रहेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नामुमकिन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, पहला उपाय पहला परिणाम हमने देख लिया। अगर कॉन्ट्रैक्ट चालू रखा जाता है तो क्या होगा, क्या ये दोनों के लिए चालू है कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेटिव दोनों के लिए? ऑपरेटिव करने के लिए टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या होगा, वो भी हमने रिजल्ट देख लिया उसका। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा रिजल्ट देखते हैं, दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस पे चलते हैं। राइट ऑफ डैमेजेस लॉस्ट इफ सम इवेंट हैपेंस, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखते हो, ब्रीच नहीं करते हो, एक ने ब्रीच किया दूसरा कंटिन्यू रखता है, वो ब्रीच नहीं करता है, वो कैंसिल नहीं करता है, तो आप अपना अधिकार गुमा देंगे कॉम्पेंसेशन क्लेम करने का, अगर कोई अनहोनी हो गई तो। अनहोनी हो गई तो अनहोनी वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं, कोई घटना घट जाए तो। राम एग्रीज टू सेल अ कैमल टू श्याम ऑन 30/11/2020। राम एग्री करता है श्याम से कि वो अपना कैमल बेचेगा, डिलीवरी देगा 30/11 को। राम इन्फॉर्म श्याम दैट ही विल नॉट सेल द कैमल। राम मना कर देता है श्याम को, प्रॉमिसर मना कर देता है प्रॉमिसी को कि वो अपना कैमल उसको नहीं बेचना चाहता है। श्याम इग्नोर्स दिस एंड इलेक्ट टू वेट टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ये जो कैंसिलेशन है मान लेते हैं 2011 को किया गया है, यहाँ डेट नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कैंसिलेशन कब किया जा रहा है, 30/11 को, 2011 को। राम इन्फॉर्म श्याम दैट ही विल नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। 30 30 की जगह 20 को 30 की जगह 20 को राम जो है कैंसिल करता है कॉन्ट्रैक्ट को। वो कहता है कि मैं आपको अपना कैमल नहीं बेच पाऊंगा। ठीक है, श्याम इग्नोर्स दिस, 2011 को कैंसिलेशन किया गया, शाम इग्नोर करता है, इलेक्ट्स टू वेट टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए वो वेट करता है। टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस कितना है, 30/11 तक। अब मान लीजिए 20 और 30 के बीच में 10 दिन का गैप है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट चालू ही रखा है, प्रॉमिसर ने कैंसिल किया है, प्रॉमिसी ने कैंसिल नहीं किया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट चालू किया है, शाम के लिए कॉन्ट्रैक्ट चालू है, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट इज ऑपरेटिव। ठीक है, अब वो वेट करता है 30/11 तक। इन द मीन टाइम द कैमल डाइज, देखिए घटना घट गई, फिजिकली इम्पॉसिबल हो गया, चाहे तो भी कुछ नहीं दे सकता, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट, एक तरीके से डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया, कैमल देना था, कैमल ही नहीं रहा। ठीक है, कैमल जो सब्जेक्ट मैटर है वो ही नहीं रहा। तो 20 से 30 में मान लीजिए 25 नवंबर को कैमल की डेथ हो जाए तो अब अ, राम चाहे तो भी श्याम को वो चीज नहीं दे सकता। ठीक है, तो यहाँ सब्सेक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से जो अधिकार है श्याम का
वो लॉस कर देता है, ही लूजेस हिज राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस। या फिर राम का भी कोई इसमें एक्सक्यूज नहीं बनता है, वैलिड एक्सक्यूज नहीं है। मीन्स राम के लिए एक तरीके से वो एक्सक्यूज कर सकता है कि भाई जो मुझे देना था वो मैं नहीं दे सकता अब आपको, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड। श्याम क्लेम नहीं कर सकता है कुछ भी अब, बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर इज नो मोर। श्याम कैन नॉट रिकवर एनी डैमेजेस फ्रॉम राम। ऐसी सिचुएशन में आप चाहो तो भी कुछ नहीं कर सकता। अगर श्याम ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता तो क्लेम कर सकता था 20 को ही, लेकिन 25 को अगर डेथ हो जाए कैमल की बीच में तो क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते बाद में। श्याम से ज्यादा बड़ा नुकसान राम को हो गया, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी थी जो कैमल था वही लिया। फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय द डेथ ऑफ द कैमल एंड राम कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट। मेजरमेंट ऑफ डैमेजेस, मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। इन केस ऑफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, लॉस कितना हुआ वो कैसे होता है। In case of anticipatory breach of contract, the promisee may claim damages either at the time when such a breach is committed or wait till the time when the performance becomes due and claim damages if promisee still remains unperformed. Promisee still remains unperformed. However, the amount of damages claimable shall differ in two cases. अब यहाँ पे वेट एंड वॉच करना होगा कि कैसे क्लेम किया जाए, तो क्लेम कैसे होगा तो वो समझ लेते हैं। दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन समझ लेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। Chetan agrees to sell to Bhagat a certain quantity of rice at rupees 400 per quintal to be delivered on 30 November. ठीक है, 30 नवंबर को माल देना है, चेतन माल देगा भगत को 400 रुपए के हिसाब से। 27th October, Chetan provides notice expressing his willingness not to sell rice and the price of the rice on the date of is 500 per quintal. 27 नवंबर को ब्रीच होता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच करता है चेतन। ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस है 30 नवंबर और उससे ब्रीच करते हैं तो वो एंटीसिपेटरी ब्रीच है। 27 अक्टूबर को ही चेतन भगत को कह देता है कि मैं आपको माल नहीं देने वाला हूँ, राइस नहीं देने वाला हूँ, और उसी दिन राइस का रेट हो गया है 500 रुपये, भाव बढ़ गया है। इफ भगत कैंसल्स द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, अगर भगत तुरंत निर्णय ले लेता है, पहला उपाय कैंसल्स द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, जो कर सकता है, he would be able to recover damages for rupees 100 per quintal। ठीक है, जितने क्विंटल, मान लीजिए 1000 क्विंटल का ऑर्डर था तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 लाख की डैमेज रिकवरी की जा सकती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑन 27 अक्टूबर। इमीडिएट डिसीजन लेते हैं तो 27 अक्टूबर को जो डिफरेंस निकलता है वो 27 अक्टूबर वाला डिफरेंस आपने कैलकुलेशन कर लेना है। तो यहाँ पे लॉस की रकम जो है 100 पर क्विंटल है, और मान लेते हैं 1000 क्विंटल देने होते हैं तो 1000 यहाँ लिखा नहीं है, 1000 में मन से कह रहा हूँ, 1000 क्विंटल की डिलीवरी करनी थी तो लॉस कितना हो गया, 1 लाख रुपीज का लॉस हो गया। तो इस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं, ये ऑर्डिनरी डैमेजेस कहा जाता है इसको। इफ इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एक्शन इमीडिएटली, पहला उपाय था। दूसरा उपाय, इफ इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एक्शन इमीडिएटली ही कीप्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिव टिल 30 नवंबर। मैंने कहा था वैसे, एक तो तुरंत फैसला ले लेना है आपने, पहला उपाय। दूसरा फैसला वेट एंड वॉच, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक वेट करें। 30 नवंबर तक वेट करता है, ठीक है, उसमें रिस्क भी है, इम्पॉसिबल हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड इन द मीन टाइम द प्राइस इंक्रीजेस टू 600 पर क्विंटल। मान लीजिए 30 नवंबर तक वेट किया जा रहा है तो 400 का 500 था 27 अक्टूबर को और 500 का 600 हो गया 30 नवंबर को। भगत कुड बी एबल टू रिकवर डैमेजेस एट रुपीज 200 पर क्विंटल। भगत ने तो वेट किया है ना 30 नवंबर तक, अगर फिर भी चेतन परफॉर्म नहीं करता है 30 नवंबर को तो वही चीज मार्केट से 600 में लेनी पड़ेगी। अब तो एक क्विंटल पे कितना नुकसान होगा, 200 का नुकसान होगा। एक क्विंटल पे कितना नुकसान होगा, 200 का नुकसान होगा। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो जाएगा, 2 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से नुकसान का कैलकुलेशन किया जाएगा, मेजरमेंट किया जाएगा। इमीडिएटली अगर हम कैंसिलेशन कर देते हैं तो उस वक्त जो मार्केट प्राइस होगी वो ध्यान में लेंगे, लेकिन अगर हम ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक वेट कर रहे हैं तो उस वक्त जो मार्केट प्राइस होगी वो